हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बीएससी पार्ट 2 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है प्रथम संक्रमण श्रेणी या फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट। तो इसके रेगुलर वीडियो आते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, इसके बारे में ये कहाँ से है, तो ये एक डी ब्लॉक, जो आवर्त सारणी का जो डी ब्लॉक होता है उसका एक सीरीज है। डी ब्लॉक में तीन सीरीज होती है, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी और 5D श्रेणी। तो जो 3D श्रेणी है, सबसे पहले डी ब्लॉक के आवर्त सारणी में स्थिति क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो डी ब्लॉक होता है वो आवर्त सारणी में एस और पी ब्लॉक के बीच में होता है। डी ब्लॉक जो होता है वो आवर्त सारणी में एस और पी ब्लॉक के बीच में होता है। तो ये जो होता है वो आवर्त नंबर 3 से आवर्त 7 तक होता है। आवर्त सारणी में आवर्त 3 से आवर्त 7 में होता है, और वर्ग में वर्ग 3 से वर्ग 12 तक होता है। आवर्त सारणी में जो डी ब्लॉक की स्थिति होती है वो आवर्त 3 से आवर्त 7 तक, और वर्ग में वर्ग 3 से वर्ग 12 तक होती है। और जो डी ब्लॉक होता है वो तत्व क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक के तत्व वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष में प्रवेश पाता है। जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष में प्रवेश पाता है वो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष में प्रवेश पाता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको जो 3D श्रेणी है, इस जो चैप्टर का नाम है 3D श्रेणी, वो 4 पार्ट में होती है। 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी। और तो जो 3D श्रेणी होती है, सामान्यतः डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो 3D श्रेणी के तत्वों को भी संक्रमण तत्व कहते होंगे। तो संक्रमण तत्व होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनके परमाणुीय स्थिति या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था की स्थिति में डी कक्षक जो होता है वो अपूर्ण, आंशिक रूप से भरा हुआ या अपूर्ण भरा हुआ, मतलब पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। एक और बार सुनिए, संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनका परमाणुीय स्थिति या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में ये दोनों स्थिति होनी चाहिए। परमाणुीय स्थिति या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में जो डी कक्षक जो होता है वो अपूर्ण भरा हुआ होना चाहिए या आंशिक रूप से भरा हुआ होना चाहिए, तो पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे जिंक है वो एक संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों नहीं है? जिंक जो है वो संक्रमण तत्व क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो 3D10 और 4s2 होता है, 3D10 4s2 होता है। अब जो इसकी जिंक की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो तो +2 है, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है। लेकिन जो इसका डी कक्षक है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ है, आंशिक रूप से भरा हुआ नहीं है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है। जैसे इसकी Zn+2 की स्थिति में भी देखिए अपन, Zn+2 इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। अब इसके +2 स्थिति में भी देखिए तो 3D10 ही है, 4s 0 भले हो गया, लेकिन ये जो 3D है वो डी कक्षक जो है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ है। परमाणुीय स्थिति या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था दोनों की स्थिति में जिनका डी कक्षक अपूर्ण भरा हुआ होना चाहिए या आंशिक रूप से भरा हुआ होना चाहिए, वही जो संक्रमण तत्व होंगे, अन्यथा संक्रमण तत्व नहीं होंगे। जैसे जो जिंक है वो संक्रमण तत्व नहीं है, और आवर्त सारणी में जिंक है जो डी ब्लॉक में, और कैडमियम है, और जो सिल्वर है Ag, वो तीनों तत्व ऐसे हैं जो संक्रमण तत्व की श्रेणी में नहीं आते हैं। वही Ag पारा वो संक्रमण श्रेणी की तत्व की श्रेणी में नहीं आते, अन्यथा सभी तत्व संक्रमण श्रेणी की श्रेणी में आते हैं। मतलब एक और बार सुनिए, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको संक्रमण तत्व भी कहते हैं। संक्रमण तत्व क्या होता है? वे तत्व होते हैं जो परमाणुीय स्थिति या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था की स्थिति में जिनका डी कक्षक अपूर्ण भरा हुआ या आंशिक रूप से भरा हुआ, पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं हो, उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। जैसे जिंक के Zn, इसकी परमाणुीय स्थिति में देखिए तो 3D10 4s2 है, इसका डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ है। Zn+2, जैसे ये +2, ये उसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 है।
फिर ये 3D10, लेकिन भले 0 हो गया वो 4 है, लेकिन 3D तो पूरा 10 ही है, इसलिए इसके सामान्य ऑक्सीजन अवस्था भले +2 है, लेकिन जो डी कक्षा के वो पूर्ण रूप से भरा हुआ है, इसलिए संक्रमण तत्व की श्रेणी में नहीं आता है। और पूरे आवर्त सारणी में जो जिंक है, कैडमियम और पारा Ag है, वो संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि इसका डी कक्षा पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। अब जो 3D श्रेणी के तत्व कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं। जो अपना चैप्टर है 3D श्रेणी, आज इसका ओनली इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। अगले वीडियो में इसके भौतिक गुण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्वथनांक, गलनांक, धात्विक गुण सारे सीरियल वाइज चलेंगे। तो आज जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है 3D श्रेणी है, उसमें कौन से तत्व आते हैं? स्क्रैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। स्क्रैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये 3D श्रेणी के अंतर्गत आने वाले तत्व है। ठीक, अब इनके सामान्यतः उपयोग भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इनके यूज जनरली सभी 3D श्रेणी के लगभग सभी तत्वों का उपयोग, जैसे स्क्रैंडियम का उपयोग जो लाइट होती है उनमें किया जाता है, जो लाइट्स होती है, कैंडल होती है, जो उनमें स्क्रैंडियम का उपयोग किया जाता है। कुछ मात्रा उसमें स्क्रैंडियम की होती है। टाइटेनियम का उपयोग जो अपने बॉडी होती है उसमें जो श्रृंखलाएं होती है उसको एक से दूसरे रूप को, दो श्रृंखलाओं को जोड़ने में स्क्रू के रूप में काम में होता है। जो क्रोमियम है, आयरन है, वो आदि जो होते हैं वो हरी सब्जियों में भी कुछ मात्रा में उनको देखने को मिलती है, जैसे गोभी, टमाटर उनमें। और जो कॉपर होता है वो तो कॉइन्स के लिए फेमस है, जो कॉइन्स होते हैं उनमें कॉपर की कुछ मात्रा होती है। आयरन जो होता है वो लोहा, सलिया जो होते हैं उनमें, और टमाटर, इनमें भी आयरन की कुछ मात्रा होती है। सेब, फल फ्रूट में भी आयरन की कुछ मात्रा होती है। तो इस तरह से कुछ उपयोग भी पूछ लेते हैं। अब इनके जो संक्रमण जो 3D श्रेणी है उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करें तो, जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसके जो सबसे पहले इसके पहले जो उत्कृष्ट गैस आती है वो आर्गन आती है। आर्गन का क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, तो 3p6, फिर 4s2, 3d, फिर अगली सीरीज में 4s2, उसके बाद आते रहेंगे तो ऑर्गन तक होता है 3p6। अब उसके बाद अपन ने उत्कृष्ट गैस लिख दी, इसके आगे वाले जब 4s2 और 3d1, अब इसी रूप में ये आगे चलते रहेंगे। ये आर्गन आता रहेगा 4s2, 3d2, 4s2, 3d3, और यहाँ पे ये अपवाद है 4s2, यहाँ पे ये अपवाद हो जाएगा, इधर 4s1 और 3d5। यहाँ पे जो क्रोमियम है उसमें 4s2, 3d4 न होकर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s1, 3d5 होता है। क्यों? क्योंकि डी कक्षक जो होता है उसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और ये अर्ध जो जैसे ये डी है, इसमें 2, 3, 4 और 5, इसमें अपन अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं ना। अब अगर अर्धपूरी जो अगर 4 भरेंगे तो ये अपने अधिक स्टेबिलिटी की तरफ, अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए 4 न होकर के एक इलेक्ट्रॉन उसके साथ साझा कर लेता है, और इधर 5 चले जाते हैं और इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। मतलब अपना अधिक स्टेबिलिटी, अधिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इसमें 3d5 में जैसे 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10 का आधा 5 होता है, वो अपने स्टेबिलिटी, अपने स्थायित्व को अधिक बढ़ाने के लिए इसमें 3d5 हो जाता है। और बाकी और कोई नहीं, जैसे आर्गन है, ये इसमें मैग्नीज में 4s2 और 3d5, इसका भी है। फिर आयरन 4s2, 3d6, कोबाल्ट 4s2, 3d7, निकल 4s2, 3d8। और फिर ये अपवाद आ जाएगा इधर आर्गन 4s1 और 3d10।
इधर भी है कि ये अपने स्थायित्व इधर भी अपने स्थायित्व को कॉपर जो है वो अपना स्थायित्व बढ़ाने के लिए 3D9 में होकर के पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला है तो अधिक स्थायी होगा, इसलिए 3D9 में होकर के 3D10 अपने स्थायित्व को बढ़ाने के लिए एस कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में चला जाता है, इसलिए इसकी स्थायित्व बढ़ जाता है। इसलिए इधर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये 3D श्रेणी में ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद में आते हैं और बाकी इसका सेम ही होता है, कोई अपवाद नहीं होता है जिंक का 4s2 3D10। ठीक, इसकी ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों हर एग्जाम में लगभग इस 3D श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के टॉपिक से ये दोनों पूछे जाते हैं क्योंकि ये अपवाद की एक्सेप्शन की श्रेणी में आते हैं। ये 4s1 4s2 3D4 न होकर के 4s1 3D5 होता है और कॉपर का 4s1 3D10 होता है, 4s2 3D9 न होकर के। ठीक, अब अगले वीडियो में इनके भौतिक गुणों के बारे में बात करते हैं। धन्यवाद।